लोकसभा इलेक्शन और हमारे चारों 6 विधानसभा उपचुनाव हिमाचल में है और पूरा इलेक्शन मोड हमारा कांग्रेस पार्टी पूरे इलेक्शन मोड में है। हमारे लोकसभा शिमला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के धनीराम शांडिल जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर और हमारे स्थानीय विधायक, हमारे बड़े भाई श्री संजय अवस्थी जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक हमारे अर्की और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी जो हमारे पत्रकार बंधु, हमारे सहयोगी यहाँ पर मीडिया जगत के आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत। लोकप्रिय विधायक है कर्नल धनीराम शांडिल जी भी मेरे साथ उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट और वर्तमान में आप CPS PWD डिपार्टमेंट भी है श्री संजय अवस्थी जी यहाँ है। यहाँ पर उपस्थित हरदीप सिंह बावा जी जो हमारे नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से 2022 में प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के और वर्तमान में इंटक के अध्यक्ष है। यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष शिव कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी का देखते कुशल जेती जी, समस्त जो हमारे कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ हमारे साथी हमारे पदाधिकारी आए हैं, मैं सभी को आदर के साथ संबोधित करता हूँ। और मेरी प्रेस वार्ता के साथ हमारे जो पार्टी के मेरे वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं वो भी इसमें मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसा मुझसे पूर्व कहा गया, पार्लियामेंट के इलेक्शन के अनाउंसमेंट से मात्र कुछ दिन पूर्व एक असफल प्रयास सरकार को गिराने का किया। ये भी इस चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा होगा। ये मात्र 6 जगह जहां पर आप नैतिकता, सच्चाई विरुद्ध फरेब, जिस तरह से छल कपट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया और जनबल और धनबल के चुनाव के रूप में 2024 का हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसको याद किया जाएगा। जहां वर्तमान में जो आपकी जनरल इलेक्शन योजना के रूप में जो लाएगी उसका भी पूरे राष्ट्र में विरोध हो रहा है। 30 लाख से अधिक हमारे भिन्न भिन्न सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में, कॉर्पोरेशंस में, बोर्ड्स में आपके पद खाली पड़े हैं जिनको भरने का मैं समझता हूँ आश्वासन कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिया है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ चाहे वो महंगाई की बात हो, वो भी हर दृष्टिकोण से भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान बढ़ी है। साथ ही साथ आज चाहे आप किसी भी वर्ग की बात करें, किसान वर्ग की बात करें, क्योंकि हमारे अन्नदाता बहुत ही महत्वता रखते हैं। वर्षों से बीच में क्रम को छोड़कर लगातार भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अपने मुद्दों से संबंधित हमारे किसान अन्नदाता मैं समझता हूं वो एक तरह से सरकार के विरुद्ध लामबंद हो चुके हैं। एक भारी असंतोष हर वर्ग में वर्तमान में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान इनकी नीतियों के कारण रहा है और किस तरह से प्रजातंत्र में जिसमें एक विशेष भूमिका हमारे विपक्ष की होती है, इसको कुचलने का प्रयास किया गया। उसके एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जहां मैं केंद्र की बात कर रहा था, हिमाचल प्रदेश की प्रभु जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 2022 के अंत में कांग्रेस पार्टी को जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस 1 वर्ष में किस तरह से हमारी केंद्र की सरकार ने हमारे को जो आर्थिक रूप से हमारे कदम रोकने का प्रयास किया, उसके भी एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आप जानते कितनी विपरीत परिस्थितियों में चाहे आर्थिक मोर्चे की बात हो, हिमाचल के आधारभूत ढांचे का ही लगभग कोई 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो हमने मेमोरेंडम ऑफ लॉस के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया था। और ये खेद का विषय है जहां हिमाचल सरकार जो गत 1 वर्ष से, क्योंकि मैं बजट ईयर टू बजट ईयर यानी वित्तीय वर्ष टू वित्तीय वर्ष जो हमारी
जो इस सरकार की आपकी एक तरह से जो कार्य करने के सारे आंकड़े होते हैं उसके आधार पे होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में ही हमारे को अगर आप तुलना करेंगे 22 और 23 की, लगभग कोई 1700 करोड़ के आसपास का कम बजट का प्रावधान प्रदेश को मिला है, जो हर सरकार का अपने जीडीपी के आधार पर जो हमारी एक लोन की लिमिट थी जो पहले 4% थी, क्योंकि हमने यहाँ पर ओपीएस पहुंचाने वाले कार्य केंद्र सरकार के द्वारा हुए, और ऊपर से जैसे मैंने आपदा की बात कही थी जिसमें लगभग कोई 12,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ, और जो हमें अंत में जो केंद्र सरकार का रहा उसके कुछ उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखे। साथ ही साथ हम जनता जनार्दन के बीच जो हमारी एक वर्ष में जो उपलब्धियां रही, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने ओल्ड पेंशन किया गया, ये बहुत बड़ी बात थी। मैंने वित्तीय स्थिति आपके समक्ष सारे आंकड़े रखे हैं। हर हिमाचली पर जो मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी माननीय सदन में अपनी व्हाइट पेपर प्रस्तुत किया था, लगभग हर हिमाचली पर 1,02,000 का ऋण है। उसके बावजूद भी जो हमारी कमिटमेंट थी, जो हमारी वचनबद्धता थी, उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया, और वही कारण है कि आज सैकड़ों हमारे जो कर्मचारी थे जो पहले एनपीएस में थे अब ओपीएस में, उनको कई गुना आज उसका फायदा मिला है। और इसके कारण ही हर वर्ष लगभग कोई 800 से 1000 करोड़ के आसपास हमारे को अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। और इसके विपरीत अगर आप भाजपा की बात करेंगे, इनका स्पष्ट रूप में दृष्टिकोण विपरीत है। चुनाव के समय में भी इन्होंने ओपीएस से संबंधित अपनी नकारात्मक सोच को दर्शाया था, और इसका नवीनतम उदाहरण आपको राजस्थान की सरकार, जहां जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो अशोक गहलोत जी ने ओपीएस की योजना वहां पर प्रारंभ की थी, इन्होंने बंद की। तो हिमाचल का कर्मचारी कभी नहीं चाहेगा कि ये योजना आपकी बंद हो। इसके अलावा नारी सम्मान योजना, ये हमारी सरकार की एक मुख्य फ्लैगशिप योजना है, और मुझे दुख भी होता है और एक तरह से परिहास भी आता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे उसमें हम पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी की बात करें, सभी उनके, चाहे राजीव बिंदल जी की बात करें, पूरे एक वर्ष तक यही राग अलापते रहे कि इस योजना को कब प्रारंभ करेंगे। अब जब हमने संसाधन, क्योंकि हमारे को जो इस डबल इंजन सरकार से मिला था, मैंने आपको बता दिया कितना 76,000 करोड़ का ऋण मिला था, हमने कुछ एक वर्ष में जो हमने कदम उठाए जिसके बारे में मैं अलग से आपसे बात करूंगा। उसके बाद जब हमने योजना प्रारंभ की, जिसका शुभारंभ फरवरी के महीने में लाहौल स्पीति से प्रारंभ हो गया था, तो इन्होंने पहला कार्य उसको रोकने का किया। हमारे इलेक्शन कमीशन में जयराम जी, जितने भी इनके हमारे विधायक हैं, सभी लोग का प्रतिनिधि मंडल, उन्होंने इसको रोकने का हर संभव प्रयास किया। हम आभारी है इलेक्शन कमीशन ने, जिन्होंने सारी बातों को स्टडी करते हुए जो हमारे, मैं समझता हूँ, एप्लीकेशंस लेने की जो प्रक्रिया थी उसको जारी रखने का निर्णय लिया। एक बहुत बड़ी जीत हमारी महिला शक्ति के लिए है। अब हमारी बहन, हमारी, मैं समझता हूँ, बेटी जो 18 साल से ऊपर है, उसको अपने पूरे जीवन काल में ये 1500 की राशि मासिक रूप से मिलती रहेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इन परिस्थितियों में हमारी प्रदेश सरकार की है। इसके अलावा नीडी सेक्शन के लिए सुखाश्रय योजना को प्रारंभ करना, ये भी एक बहुत बड़ी पहल, बहुत अच्छी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये प्रावधान किया है। हमारा हिमाचल प्रदेश 90% गांव में रहता है। हमारी आर्थिकी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी है, और विशेष रूप से जो वर्तमान का हमारा 24-25 का बजट है, वो एक तरह से हमारी रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए इसमें बहुत से अहम कदम लिए गए। चाहे उसमें समर्थन मूल्य हमारे दुग्ध उत्पादकों के लिए बढ़ाने की बात थी, जो पहले आपका गाय का दूध प्रति लीटर पहले 37 रुपये था, उसको रिकॉर्ड तोड़ उसमें बढ़ोतरी करते हुए 45 रुपीज़ प्रति लीटर किया गया। भैंस का दूध, उसमें भी बढ़ोतरी करते हुए 47 से 55 रुपये किया गया। हमारे गेहूं, मक्की जो रुझान एक हमारे, मैं समझता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के प्रति में घटता जा रहा है, आने वाले समय में हमारे युवा कृषि से बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ, कटना जाए। इस सोच के साथ समर्थन मूल्य प्रथम बार हमारे गेहूं के लिए
40 रुपये प्रति केजी किया गया। हमारी मक्की के लिए प्रति किलो 30 रुपीज़ किया गया, 30 रुपये किया गया। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक फैसला था। इसके अलावा अगर मैं सेब हवले क्षेत्र की बात करूंगा, चाहे नींबू प्रजाति फलों की बात करूंगा, चाहे आम की बात करूंगा, उसमें भी रिकॉर्ड तोड़ जो आमतौर पे 50 पैसे की बढ़ोतरी प्रति वर्ष होती थी, उसको बढ़ाकर आपका 10.5 से 1.5 रुपये की बढ़ोतरी करके 12 रुपये किया गया। एक बहुत बड़ा निर्णय था। हमारे कृषि और बागवानी के उत्पाद वजन के आधार पर बिके, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। इसके अलावा चाहे मैं समझता हूँ जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित बहुत से हमारे मामले लंबित पड़ते थे, एक विशेष अभियान के तहत पूरे प्रदेश में लोक अदालतें लगाएगी। इसके माध्यम से लगभग कोई 1,05,000 हमारे म्यूटेशंस हुए, इंतकाल हुए। ऐसे बहुत से कार्य हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हुए। चाहे आप किसी भी विभाग की बात कर लीजिए, मैं अपने विभाग का उदाहरण देना चाहूँगा। बहुत से रिफॉर्म्स शिक्षा विभाग में किए गए और एक वर्ष में ही लगभग कोई 7,000 पदों की स्वीकृति, इसमें काफ़ी हमारी अपॉइंटमेंट्स भी हो चुकी है। कुछ हमने इलेक्टिव हमारी काउंसलिंग, आपकी टीजीटी, आपकी शास्त्री और जेबीटी की आपके रिजल्ट्स लगभग तैयार थे, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं ताकि हमारे को परमिशन मिलने के बाद उनको अपॉइंटमेंट्स दी जाए। कोई 7,000 पद हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत हुए, ताकि विशेष रूप से जो हमारे विदाउट टीचर स्कूल है, सिंगल टीचर स्कूल है, यहाँ पर इन पदों को भरा जाए। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आईटीआई डिपार्टमेंट, जिसमें लगभग 2 महीने के आसपास का समय टेंडर अवार्ड करने को लगता था, इसको भी कट शॉर्ट करके 20-21 दिन में अब आपके टेंडर अवार्ड होंगे, धरातल पे कार्य प्रारंभ हो सकेंगे। ऐसे बहुत से मैं समझता हूँ प्रदेश सरकार ने अहम फैसले प्रदेश के हित में लिए हैं और सबसे बड़ा फैसला था रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, जिसके बारे में पिछली सरकारों ने कहीं ना कहीं कमी रही है। अगर मैं एक वर्ष का उदाहरण आपके समक्ष दूंगा, लगभग कोई 2200 करोड़ के आसपास का अतिरिक्त राजस्व हमें प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से हमारी ये कल्याणकारी योजना, जैसे मैंने ये हमारी नारी सम्मान योजना प्रारंभ हुई है, इसमें विशेष रूप से जो हमने एक्साइज ड्यूटी से संबंधित जो ऑक्शन के माध्यम से जो निर्णय लिया, उसमें लगभग कोई 530 करोड़ के आसपास का मैं समझता हूँ हमारे राजस्व में बढ़ोतरी हुई, जो एक रचनात्मक बढ़ोतरी थी। इस तरह के बहुत से वाटर सेस, बहुत से इस तरह के निर्णय लिए गए। ये ऐतिहासिक फैसले थे। जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र की बात आती है, ये क्षेत्र में एक भावनात्मक संबंध कांग्रेस पार्टी का इस क्षेत्र के साथ रहा। चाहे हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार की बात रही हो, चाहे ठाकुर रामलाल जी, वीरभद्र सिंह जी, सभी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रहे, उनका संबंध इस क्षेत्र के साथ रहा है। और अगर आप 2022 की भी बात करेंगे, जो गत आपका विधानसभा का चुनाव था, इसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा, क्योंकि जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरा हमारा क्षेत्र निग्लेक्टेड रहा, साइडलाइन रहा। और आज इसके विपरीत, जहां आज 13 विधायक कांग्रेस पार्टी के और तो 3-4 सीटें जहां हमारे को सफलता नहीं मिली, उसका भी प्रमुख कारण ये रहा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के मतों का विभाजन हुआ। और अगर आप हमारे इन मतों को इकट्ठा करते हैं तो अधिकतर ये 4 सीटें जो हमने लूज भी की थी पिछले चुनाव के दौरान, यहाँ भी मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का मत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और साथ ही साथ वर्तमान में हमने विनोद सुल्तानपुरी जी को कांग्रेस आलाकमान ने अपने प्रत्याशी के रूप में हमारे युवा साथी को उतारा है। और इनसे पूर्व हमारे कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी जी, हमारे शांडिल साहब, दोनों हमारे माननीय जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, उनका संबंध भी हमारे सोलन जिला से रहा है। और बहुत अच्छा कार्य इन दोनों हमारे पूर्व सांसदों के कार्यकाल के दौरान पूरे हमारे संसदीय क्षेत्र में हुआ। और हमें पूर्ण विश्वास है कि विनोद जी जनता जनार्दन का आशीर्वाद देंगे, सभी कार्यकर्ता इनके लिए मेहनत करेंगे। और विशेष रूप से जो कार्यकाल हमारे वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश कश्यप जी का रहा, बहुत ही निराशाजनक रहा। जैसा कार्यकाल उनके पार्टी अध्यक्ष का रहा, उसमें भी चाहे वो उपचुनाव की बात ही, मेयर अवस्थी जी यहाँ बैठे हैं, दोनों
जो चारों सीटें हिमाचल प्रदेश के 2021 में उपचुनाव हुए, जिसमें अर्की भी था, जुबल कोटखाई भी था, जिसमें हमारा जयराम जी का अपना संसदीय क्षेत्र मंडी था, फतेहपुर कांगड़ा था, चारों सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। 2022 में आपके जनरल इलेक्शन हुए, जय जगत प्रकाश नड्डा जी का संबंध आपका इस प्रदेश के साथ था। हर तरह का प्रयोग, साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ मिशन रिपीट करने के लिए किया था। कोई ऐसे संसाधन नहीं थे। अगर आप तुलना करेंगे कांग्रेस और बीजेपी की, हमारे सभी मीडिया के बंधु यहाँ पर बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन सबसे बड़ी शक्ति हमारी थी। यहाँ की देवतुल्य जनता जनार्दन हिमाचल प्रदेश की और कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता, और वही कारण था कि 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। यहाँ तक कि जयराम जी का समस्त उनका मंत्रिमंडल, उनका 1-2 को छोड़कर वो परास्त हुआ। फिर 2023 का आपका मिनी हिमाचल, यानी आप शिमला की बात करें, नगर निगम की, उसका चुनाव हुआ। वहाँ पर भी 3/4 मेजॉरिटी के साथ शिमला की जनता जनार्दन, या क्योंकि वहाँ पर तो हर जिले के लोग रहते हैं, हिमाचल की जनता जनार्दन ने कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। अब चौके की बारी, अब पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात आती है। चौके के साथ छक्का भी है, क्योंकि हमारे को ये उपचुनाव भी 6 मिल चुके हैं। यहाँ पर भी हमें पूर्ण आशा है, जहाँ हम शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। साथ ही साथ ये 6 जगह जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर भी हिमाचल की प्रबुद्ध जनता जनार्दन टिकाऊ उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद देगी, जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात किया। 1 वर्ष पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुत ही, मैं समझता हूँ, उनकी आलोचना करते थे, आज उनके मुरीद बने हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन है, इन सभी बातों को जानती है। यहाँ पर मैं सुरेश कश्यप जी की बात कर रहा था, उनका कार्यकाल निराशाजनक रहा। हमारे ही चुनाव क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में लगभग 900 पंचायतें हैं। इन 900 पंचायतों में से 450 पंचायतें ऐसी है जहाँ पर सांसद दीदी का 1 पैसा भी आपकी बजटरी अलॉटमेंट आपके 5 वर्ष में नहीं हुई। ये भी एक मुद्दा रहेगा। हमारे जो यहाँ पर उन्होंने घोषणाएं की थी, जैसे हमारे अगर सोलन की बात हो, यहाँ पर टोमेटो बेस्ड हमारा प्रोसेसिंग यूनिट बने, ये उनकी घोषणा थी, उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने, अगर हम सेब बाहुल्य क्षेत्र की बात करेंगे, वहाँ पर ये घोषणा की थी कि हम इम्पोर्ट ड्यूटी आपकी सेब पर 3 गुना बढ़ाएंगे। इसके विपरीत आपने 50% से 35% पे आपने इम्पोर्ट ड्यूटी लाई है। सेब को स्पेशल कैटेगरी घोषित करने की बात रखी थी, वो आज तक नहीं हुआ। तो आज पूरे, चाहे वो सिरमौर की बात हो, शिमला की बात हो, चाहे वो सोलन जिले की बात हो, यहाँ की प्रबुद्ध जनता जनार्दन, मैं समझता हूँ अब जवाबदेही तय करेगी और निश्चित रूप में एकजुटता के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता सोलन, शिमला, सिरमौर के पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि हम आभारी हैं कांग्रेस आला कमान के, माननीय मुख्यमंत्री के, पार्टी अध्यक्ष के, जिन्होंने, मैं समझता हूँ, एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन हमारे को इस क्षेत्र को दी। चाहे सरकार की बात हो, चाहे संगठन की बात हो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहेगा। तो और इसी सोच के साथ आज हमारा यहाँ पर जनरल हाउस भी है। मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर शांडिल साहब है, अवस्थी जी है, विनोद जी है, ये भी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी प्रतिष्ठित लोगों का नाम रोहित जी ने ले लिए। प्रेस के सभी साथियों का अभिनंदन। थोड़े अंतराल के बाद बात करने का मौका मिला आप लोगों के साथ। आप लोकतंत्र के चौथे आधार हैं। लोकसभा चुनाव अपने में एक बहुत बड़ा अवसर है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का। और बहुत साल पहले when I was attending one conference in a foreign country, डॉक्टर करम सिंह जी ने रिमार्क दिया था कि हमारे पड़ोसी देश में
लोकतंत्र की सुगंध भी नहीं है। व्हाट टू टॉक ऑफ टेक एडवांटेज। तो इतना बड़ा सौभाग्यशाली देश है हमारा, जहाँ लोकतंत्र की रक्षा डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम, डिस्पाइट ऑल द सॉर्ट ऑफ जे कह सकते हैं आप दुनिया भर के झकझोरे खाकर, ये लोकतंत्र का जहाज आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जैसे जो हमारे इंचार्ज हैं माननीय रोहित जी ने बड़े अच्छे शब्दों में विस्तार रूप से आप लोगों को सभी लगभग बिंदुओं पर बात की है। और सबसे पहले विनोद सुल्तानपुरी जी का मैं अभिवादन करता हूँ मैंने इंट्रोडक्शन करते हुए। इज ए कैपेबल कैंडिडेट जो जिनके पिताश्री 6 बार हमारे सांसद रह चुके हैं, इनको आप सब लोगों के बीच में ले जाने के लिए और लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए ही हम लोग ये प्रक्रिया जो अपनाई है इसे अपना रहे हैं। कुछ एक पॉइंट एडिशन देना चाहता हूँ। लोकतंत्र की मजबूती लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों पर निर्भर करती है। वो किस प्रकार का आचरण करते हैं, किस प्रकार की बातें बोलते हैं, किस प्रकार का उनका चलन है, क्या उनकी संस्कृति है, क्या उनका विचार है, इस पर लोकतंत्र की मजबूती काफ़ी हद तक मनसर करती है। और जैसे रोहित जी ने बात बता ही दी आपके सामने, मैं पहला बात वही कहना चाहता हूँ कि जो पहला आघात हुआ है हमारे अपने ही साथियों से, वो एक बहुत एक सॉर्ट ऑफ ब्लैक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी जाएगा। और वो ऐसी बात नहीं कि बिना कारण के हो जाती है। वो तब होता है जब हम सत्ता की भूख की तरफ बढ़ते हैं। वो तब होता है कि जब हम अपने दिए गए दायित्व को ना निभाकर कुछ और चाहते हैं, पदों की इच्छा, कुछ और पाने की इच्छा। जैसे कहा ही कि भाई धन बल और जनबल का मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास केवल यही नहीं कि कांग्रेस के ही लोग थे, सारा भारत इकट्ठा था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, एनीवन, और सबको एक ही मन में थी लालसा कि हम अपना उद्देश्य प्राप्त करेंगे। हमारा मिशन जो है, जैसे युद्ध क्षेत्र में हमारा होता है, वी डोंट केयर, वहाँ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई जल्दी से प्रमोट हो गया, किसी का रिफ्रेशर ठीक नहीं हुआ, किसी के कोर्स में रिपोर्ट ठीक नहीं आई, किसी की ACR में गड़बड़ी होगी, तो वहाँ भी बड़े बड़े आपस के मतभेद होते हैं। ऐसी बात नहीं, लेकिन जब युद्ध आता है तो जैसे मैं डोगरा रेजिमेंट का हूँ, तो माँ दुर्गा के सिर्फ झंडा सामने होता है और हम जब आक्रमण भी करते हैं तब भी वही उद्घोष करते हैं कि बोलो लाला माता की जय। सब चीज़ें भूल जाती हैं और हम अपने सभी यहाँ तो बड़े सीनियर वर्कर थे, इन्होंने बहुत 6-7 बार तो मुझे ही अपना आशीर्वाद दिया, अपने काम की शैली बताई आपके सामने। और मैं उन सबसे भी हाथ जोड़ कर विनती ही करता हूँ कि हम इसे एक बार और उस चीज़ को देना चाहते हैं। हमारा संकल्प यही है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, लोगों में सच को लेके जाएंगे। जैसे रोहित जी ने कहा, ये लड़ाई सच और झूठ के बीच की है। ये लड़ाई किस प्रकार का आपने मन में विचार रखा है उसकी, और सचमुच उसकी जो मैं आज़ादी की जंग की बात कर रहा हूँ, इट वॉज ए वेरी बिग स्ट्रगल बाई इटसेल्फ। और मैं तो एक दिन पढ़ रहा था कि वी.के. कृष्णा मेनन जी जाकर वहाँ की जो लेबर पार्टी है इंग्लैंड की, उसमें ज्वाइन करके वहाँ के लोगों को बताया उन्होंने कि हमारी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वह इंटेलिजेंसिया आपस में बहुत बड़ा सोचते थे। तो उस लेबर पार्टी में जाकर घुसकर बताया कि हमारी समस्याएं क्या। हमारे पास विद्वान लोग हैं, हमारे पास वो लोग हैं जागरूक लोग जो भारत को आज़ाद देखना चाहते हैं। तो वो समझते थे भाई ये तो सिर्फ यही है सपेरों का देश, भंगों का, इनको बना रखो गुलाब, चलते रहो, 300 साल हो रहा और another 2 years कंटिन्यू। तो ऐसे ऐसे लोग थे बीच में, राजा राम मोहन रॉय एंड सो मेनी अदर, जिनके नाम मैं इस वक्त समय कम से नहीं बता सकता, परंतु मैंने एक आप उदाहरण दिया। इस प्रकार की भावना थी
और वही भावना आज मैं समझता हूँ उसकी बड़ी ज़रूरत है, ताकि हमारी प्रौद्योगिकी जो पराकाष्ठा पर चली गई है, विज्ञान जो कहाँ पहुँच गया है। अभी जूलियन लिबरो का कुछ 5-6 दिन पहले उन्होंने दिया, जो पहले पुलिस चीफ थे महाराष्ट्र और लेटर ऑन ही बिकेम गवर्नर पंजाब। मैं उनका पढ़ रहा था कि मोदी जी, मैं एक नॉर्मल सिटीजन के रूप में बोल रहा हूँ, नॉट एज ए पुलिस चीफ या गवर्नर रहा हूँ या कोई बड़ा भारी, नहीं, एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह बोल रहा हूँ। और ये बोलना चाहता हूँ आपको कि आप हर बार हर स्टेज से बोलते हैं 60 साल में क्या हुआ, 60 साल में हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमने 10 साल में या 9 साल में वो कर दिया जो उन्होंने नहीं किया। नो डाउट दे हैव डन दैट ऑन, दे हैव ऑलमोस्ट ब्रॉट द पूरी कंट्री डेमोक्रेसी एक ऐसे कगार पर कि क्या हम ये आखिरी चुनाव तुम देख रहे हैं। आई एम वेरी वोकल अबाउट इट, बिकॉज मैं मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूँ और मैंने 3 वार खुद देखे हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि कितनी बलिदान देते हैं बच्चे हमारे खासकर जो हमारा प्रदेश है और पूरा देश है फॉर दैट मैटर। लेकिन उसके बावजूद हम अगर राजनीति में जो प्लानिंग बनाते हैं, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए धारणा बनाते हैं, जो एक व्यापक रूप में सोचते हैं करना क्या है इस देश को, अगर वो ही इतने गिर जाएं, उस स्तर इनका इतना गिर जाए कि सिर्फ जो मर्जी करो कुर्सी पर बैठ जाओ, फॉर द पब्लिक टू डिसाइड, इट्स फॉर द पब्लिक टू चूज देयर पीपल। पब्लिक जो है लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी जो है वो पब्लिक है, जनता है, तो जनता इसका फैसला खुद करेगी। एंड आई एम श्योर आप देखेंगे इस निर्णय में 2024 के ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। जो पहला जो मैं कुछ देख रहा था, जस्ट वॉचिंग, बहुत सी चीज़ें आपको बता दी, मैं सिर्फ 2-4 बातें बताना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक वीर योद्धा की तरह इस त्रासदी में काम किया। उससे पहले हम लोगों ने कोविड को फेस किया, और जो जल प्रलय था इसमें बहुत नुकसान हुए, जैसे रोहित जी ने बताया। 12,000 करोड़ इज़ नॉट अ स्मॉल, इट्स अ वेरी बिग लॉस। और हमें सचमुच में मोदी जी को मिनिमम ही शुड हैव गिवन 1,000 करोड़ इन रिकग्निशन के भाई मैं भी हिमाचल से प्यार करता हूँ, इफ नॉट 4 or 5,000। 1,000 करोड़ तो छोड़ो, जो हमारा बनता उसके लिए भी आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा जो बनता वो तो दो। उसमें भी वो पता नहीं कौन सा गणित फिट करके कभी ये बोलते हैं कभी कुछ करते हैं। और ठीक कहा इन्होंने कि जो महिलाओं के लिए हमने शुरू की थी राशि, उसमें भी वो इलेक्शन फील्ड में पहुँच गए। अरे ये तो मच प्रायर टू द थिंक, क्योंकि मैं तो स्वयं सोशल जस्टिस आपका सामाजिक न्याय मंत्री भी हूँ, क्योंकि जब पहली बार सुखाशय की बात हुई थी तो बिल जब ड्राफ्ट किया गया, ये हमारा प्रदेश देश का सबसे पहला था जिन्होंने बच्चों के लिए, जो बेसहारा बच्चे 4,000 हैं, उनसे शुरू किया है। 4,000 रुपये उनको देना भी हमसे शुरू किया है। और जो महिलाओं के लिए 1,500 की बात जिन्होंने बताई, वो भी हम लोग मैं खुद किया उनके साथ। ये दूसरी बात है कि रवि जी 2 दिन बाद ही अपनी टोपी बदल गए और पता नहीं कहाँ चले गए। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। वो भी हमारी लालसा को और हमारे लालच को दिखाता है। हम लोग ने पूरे काम किए। माननीय मुख्यमंत्री ने लाइक ए फ्रंट फुट सोल्जर, हर एक मिनिस्टर के यहाँ बैठे हम, जो अवस्थी जी है ये खुद सॉर्ट ऑफ ही गवाही कि किस प्रकार से इन्होंने कितने पर्यटकों को बाहर निकाला जगत सिंह जी के साथ, किस माइनस टेम्परेचर में गए। दैट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। और क्या होती वीरता, और क्या होता नेतृत्व ऐसे समय पर जब उनको ज़रूरत थी। तो कांग्रेस ने कब नहीं दिया एग्जाम्पल, कब से लेके अब तक हम ज़्यादा वोकल नहीं होते, या हमारे पास ज़्यादा स्पोक्स पर्सन झूठ बोलने वाले नहीं होते, वो इनके पास होते हैं। दैट आई नो, एंड दे आर टेलिंग ऑल लाइज। ये मत समझो कि हमेशा झूठ चलता रहेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं तो 2-3 चीज़ें आपको और भी बताना चाहता हूँ। ये तो जो आदर्श सांस्कृतिक बना है, ये सॉर्ट ऑफ आपका जो सुखाशय, मैं तो खुद से इसके रिकॉग्निशंस करके आया, पूरा दिन लगाया। और मुझे याद आया बोलपुर, जहाँ जब मैं फोर्ट विलियम में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, तो आई हैड गॉन कि क्या है व्हाट इज शांति निकेतन, जहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी शिक्षा प्राप्त की। लगभग उसी का रूप लुथान है, जो
इस नदी ब्यास नदी के ऊपर एक तरफ नदाउन है, दूसरी तरफ ज्वाला जी है। ये उसी प्रकार की जगह बनेगी और जहाँ 400 इन रहने वालों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए बहुत अच्छा संस्थान बनेगा। ये कोई ऑर्डिनरी जगह बनने नहीं जा रही जो आगे बनने जा रहा। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक वीर योद्धा सब चीज़ों को मुकाबला भी किया और इस पूरे प्रकरण का भी मुकाबला करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक दो चीज़ें आपको अपने विभाग की बता देना चाहता हूँ। हमारा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान लगभग आधे में पहुँच चुका है, जहाँ पे 6 स्पेशलिस्ट होते हैं, मेडिकल, सर्जरी एंड सो मेनी अदर, एनेस्थीसिया एंड व्हाट नॉट, वो होंगे। हमारे लगभग 200 डॉक्टर अगले 6 या 7 महीनों में तैनात होंगे, नो डाउट वो हो रहे हैं। हमारी बहुत सी और चीज़ें हैं, जैसे लगभग 2200 नर्सिंग ऑफिसर्स आएंगे, ताकि हमारा सोलन जो मल्टीपी हॉस्पिटल है वो भी धीरे धीरे बन पाएगा और अवश्य अगले 18 महीनों में एक अच्छा अस्पताल बनेगा। तो हमें कुछ ज़्यादा इसके लिए एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं होती। हम ज़मीन पर काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो पूरे भारत में एक आदर्श हो, जिसमें ऐसी अच्छी सफाई हो, ऐसी अच्छी व्यवस्था हो, जिसे आप सचमुच में पहचान न सको कि हॉस्पिटल है या कोई ऐसी जगह। जैसे जब चेयरपर्सन थी श्रीमती विद्या स्टोक जी हमको ऑस्ट्रेलिया में ले गए, शी वॉज द चेयरपर्सन ऑफ हॉकी, और हमें ले गए। जब 1 घंटे बैठे उसके बाद कहते भाऊ मैं आपको कहाँ लाई, ये कैंसर हॉस्पिटल है। वी कुड नॉट रिकॉग्नाइज। वो ये बताना चाहती थी इतनी सफाई होनी चाहिए हॉस्पिटल में, इतनी शांति होनी चाहिए जहाँ पे ऐसी व्यवस्था। तो हम लोग कोई इसके लिए नहीं करते कि ज़रा सा हॉस्पिटल बना दिया, ज़रा सा अपना दफ्तर बना दिया, कहाँ से पता नहीं पैसे दूर दूर से लाकर, और दुनिया भर में उसकी चर्चाएं करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। कांग्रेस का अपना इतिहास है, कांग्रेस की अपनी कार्यशैली है और वही काम हम करेंगे। और बस मैं तकरीबन इतनी बातें आपको बता देना चाहता हूँ। अब हमारे पास हमारे जो वर्किंग, मैं आई वांटेड टू कीप द प्रोटोकॉल कि ये वर्किंग प्रेसिडेंट है, तो भाई तो पार्टी में इनका स्थान हमारे से ऊपर है, फिर प्रेसिडेंट का है, पर इसलिए इनको मैं अब चाहता हूँ कि अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। सभी बातों में चर्चा हो चुकी है, लेकिन कुछ एक बातें मैं जरूर साझा करना चाहूँगा। नैतिकता खो चुकी भारतीय जनता पार्टी आज फिर से एक बार जनता की अदालत में पहुंची, और ये जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें किन मुद्दों पे और किन मुद्दों का आधार बनाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपके समक्ष उनके कैंडिडेट द्वारा क्या प्रचार का माध्यम बनाया जा रहा है, क्या उपलब्धियां अपनी वो गिना रहे हैं, ये अभी तक तो सामने नहीं आया। लेकिन अपने शीर्षक नेतृत्व के नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कुछ एक बातें उनसे पूछना चाहूँगा। एक ऐतिहासिक आपदा जो ये पुणे आई, जिसका जिक्र माननीय रोहित ठाकुर जी और कर्नल धनीराम शांडिल जी ने भी किया, उस समय उनकी क्या भूमिका थी, आज जनता उनसे पूछ रही है। ये जरूर अपने प्रचार में शामिल करें, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है वो अपने क्षेत्र का संरक्षक भी होता है, और जनता को जब सुरक्षा की जरूरत थी, आपने जनता को पीठ दिखाई। और तो और आप यदि लोगों के बीच में नहीं पहुंच सके, लेकिन आपको जनता ने चुनकर संसद में भेजा था। आपका यह नैतिक कर्तव्य था कि आप संसद में अपनी आवाज उठाते, और जो यहां पर आपके लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जो केंद्र द्वारा राहत राशि दी जानी चाहिए थी, उसकी वकालत करते
उसको लाने में आप अपना प्रयास करते, लेकिन ये नहीं हुआ। आज इस बात को आप अपने प्रचार में जरूर शामिल करें कि क्या कारण थे, आप चुप रहे। अपनी चुप्पी का कारण जो है अपने प्रचार में आप जरूर शामिल करें, ये मैं एक बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात, मैं स्थानीय मुद्दों पे बात करूंगा। यहां से सोलन को मशरूम सिटी के नाम पे जाना जाता है, और जब मशरूम प्लांट यहां से शिफ्ट किया गया, जो पहचान यहां के फार्मर्स ने, यहां के किसानों ने, यहां के ग्रोअर्स ने सोलन को एक नया नाम दिया, उस पहचान को जब हम खो रहे थे तो उस समय आप कहां थे और आपके क्या प्रयास रहे, इस बात का भी आप जरूर जनता के समक्ष अपना जवाब दें, ये मैं जरूर पूछना चाहूंगा। तीसरी बात कि हम चुनाव में जा रहे हैं और 15 महीने का जो हमारा भ्रष्टाचार मुक्त शासन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता को दिया, हम उसके आधार पर जनता के बीच में वोट मांगे और हमने अपने क्षेत्र के, अपने प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भंग किया। आपके समय में पेपर बेचे जा रहे थे, नौकरियां चिटों पर दी जा रही थी, अपने चहेतों को नौकरियां दी जा रही थी। जब ये सामने बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि इससे हमारे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन शिक्षित युवाओं का जो पूरा समय अपना देते हैं और भी तो इंतजार करते हैं कि कमीशन का कब टेस्ट निकलेगा, कब यहां पर एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, जॉब से रिलेटेड रिजल्ट आते हैं तो पता नहीं आज उनको भी आपको जवाब देना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम जो है जो उन्होंने नेताओं की जो कमिटमेंट रहती है मतदाताओं से, अपने लोगों से, ये उसका चुनाव है। हमने कमिटमेंट की थी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की, वो की, और ऐसे प्रदेश में जहां पर जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, 10 गारंटी योजनाओं का जो घोषणा पत्र था वो 5 वर्ष के लिए हमें जनादेश मिला था, वो 5 वर्ष में हमें पूरी करनी। लेकिन ऐसे आर्थिक तंगी के बावजूद ये माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के साथ साथ प्रदेश सरकार की कमिटमेंट थी और ये नेतृत्व कुशलता थी और ये कुशल प्रबंधन था, जिसकी वजह से 5 गारंटी योजनाएं मात्र 15 महीने में पूरी कर दी गई। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का योगदान रहा, जो 5वीं जो हमारी कमिटमेंट थी, जो 1500 रुपए की सम्मान निधि की राशि प्यारी बहना के नाम से जो दी जानी चाहिए थी और वो अब तक काफी बढ़ जानी थी, 2,43,000 के लगभग जो महिलाओं को वो राशि प्राप्त होनी थी, उसको रुकवाने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। इस बात को भी आप अपने घोषणा पत्र में शामिल करें और अपने प्रचार में शामिल करें कि क्या वजह थी कि जो आपने उनको इस राशि से वंचित किया, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा। हमने कर्मचारी बंधुओं को जो है डीए की 2 किश्तें हम दे चुके हैं और एरियर जो है वो भी हमने देना शुरू कर दिया। हम अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। हम जो हमने कहा है, जो हमने वादा किया है, हम उसको पूरा करेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ये 400 पार का जो नारा ये देते हैं, हो सकता है ये अपना मनोबल बढ़ाने की बात तो करते होंगे अपने कार्यकर्ताओं का कि आप हौसला ना छोड़ें। हमारे पास मुद्दा कोई नहीं है, एक ही मुद्दे को लेकर वो जनता से वोट मांग रहे हैं
और 400 का जो नारा, 400 पार का नारा वो कहते हैं, इसमें मैं समझता हूं कि भविष्य में ये हमें खतरे का भी आभास करवा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान में परिवर्तन के आधार पर जो आज हमारे अंतिम पंक्ति पर जो खड़े लोग हैं उनके आरक्षण पर कहीं पर यहां पर इनकी नजर हो, और 2/3 बहुमत आपको तब चाहिए होता है जब आपको बदलाव लाना होता है। और ये मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि आज गरीब वर्ग जो है इस नारे के साथ जो है सुरक्षित नहीं है। आज जो हमारा जो एससी वर्ग है, एससी कम्युनिटी है, उनके कहीं आरक्षण पर कहीं ना कहीं ये प्रश्न लगाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 400 पार का नारा आप इसलिए दे रहे हैं कि आपको संविधान से छेड़छाड़ करनी है, और जो प्रावधान हमारा इन वर्गों के लिए रखा गया था पूर्व में, उसको बदलने का आपकी मंशा है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। और इसके अलावा आज हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे जो कैंडिडेट श्री विनोद सुल्तानपुरी जी हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं और एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। बहुत सी बातें तो इन्होंने बचपन से ही सीख ली थी राजनीतिक तौर पे, जो जब इनके पिताजी और हमारे वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कृष्णदत्त सुल्तानपुरी जी ने 6 बार प्रतिनिधित्व किया हिमाचल प्रदेश का दिल्ली की संसद में। 13 मई को इन्होंने अपना नामांकन पत्र भरना है, 13 मई को, और 13 मई से पहले जो कार्यक्रम बनाया गया है पार्टी के तौर पर, तो उसमें इन्होंने हर एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा जो है 13 मई से ये पूरा कर लेंगे। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे जो यहाँ लोकसभा के प्रभारी हैं श्री रोहित ठाकुर जी सहित कर्नल धनीराम शांडिल जी और वरिष्ठ नेता जो है हर एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। आज जिला कांग्रेस कमेटी का जो जनरल हाउस बुलाया गया है, आज उसमें चर्चा करनी है, रोड मैप जो हमने बनाना है, किस आधार पर जो हमने कार्यकर्ताओं को जो हमने जैसे क्लस्टर हमने बनाए हैं, माइक्रो लेवल पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन नैतिकता खोए हुए लोगों के साथ है, और लोगों को, हमारे मतदाताओं को जागरूक करने का ये चुनाव है। और देश को लोकतंत्र, देश में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको बचाने का ये चुनाव है। और उस चुनाव की लड़ाई जो है हम धन बल से तो नहीं, जनबल से जो है इसको लड़ेंगे और इसमें विजय हासिल करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।